सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन कि हम फूड प्रिजर्वेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिजर्वेशन बाय फूड एडिटिव्स, देन प्रिजर्वेशन बाय रेडिएशंस, प्रिजर्वेशन बाय केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, देन asepsis, anaerobic condition maintenance, high temperature, low temperature preservation, freezing, freeze drying technique. So all these techniques we are going to cover in this video. So let's begin with the preservation of the food by the radiation. सो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द रेडिएशंस. सो वी आर प्रिजर्विंग द फूड मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ द radiations. So food irradiation means food is exposed to a specific dosage of the radiation for a definite period of time to kill the harmful microorganism and to prevent the microorganism growth and to preserve that freshness of the food. So जो हम रेडिएशंस यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, इसका मतलब है कि जो भी आपका खाना है, जो भी आपका फूड है, उसको आपने क्या करना है, रेडिएशन से एक्सपोज करना है कुछ टाइम के लिए, ताकि उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब किल हो जाए एंड उस फूड की जो फ्रेशनेस है वो प्रिजर्व रहे. सो यहाँ पर हमने प्रिजर्वेशन के लिए इट कांट एलिमिनेट द टॉक्सिन्स ऑलरेडी फॉर्म्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी रेडिएशंस का यूज़ कर सकते हैं यूजिंग द रेडिएशंस. मतलब जो हमारे पास डिफरेंट रेडिएशंस होती है. सबसे पहले है यूवी. सो यूवी रेडिएशन जो होती है मोस्ट पावरफुल बैक्टीरियासिडल एजेंट है, यानी कि ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है. यूवी जो है वो बैक्टीरियोसिडल एजेंट है, बैक्टीरिया को किल कर सकती है. एंड इट इज़ अ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन. ये क्या है, एक टाइप की नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है. सो मोस्ट इफेक्टिव कब होती है ये? मोस्ट इफेक्टिव होती है 260 नैनोमीटर वेवलेंथ पर मोस्ट इफेक्टिव होती है. सो it also forms the thymine diamonds. Thymine diamonds का फॉर्मेशन करती है ये. and it decreases the surface contamination on the food. तो ये क्या करती है, जो surface contamination है उसको कम कर देती है. extensive damage in the DNA may cross limits of the DNA repair mechanism leading to the cell death. अगर ओवर एक्सपोजर कर देती हो यूवी का तो जो डीएनए है उसमें क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है. एंड माइक्रोबियल प्रोटीन्स इन न्यूक्लिक एसिड शोज मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस ऑफ दिस यूवी. सो यूवी जो है बैक्टीरिया को किल करने के लिए सबसे बेस्ट है, और ये मोस्ट इफेक्टिव कौन से वेवलेंथ पे होती है, 260 नैनोमीटर वेवलेंथ पे. नेक्स्ट हमारे पास है अल्फ़ा. अल्फ़ा पार्टिकल्स या अल्फ़ा रेज को भी आप यूज़ कर सकते हो. ये लो पेनिट्रेशन पावर की होती है. सो इनका लो पेनिट्रेशन पावर होता है, यानी कि वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं इनटू द डेड लेयर ऑफ द सेल कवरिंग स्किन. सो अभी पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, देखिए हमारे पास ना जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है अल्फ़ा, बीटा और जो गामा है, दे आर यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. एंड इनकी काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है. दे हैव हाई फ्रीक्वेंसी. उनकी काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, हाई एनर्जी होती है. सो दे हैव द पावर टू ब्रेक द मॉलिक्यूल्स इनटू आयोन्स. वो क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को आयोन्स में तोड़ सकते हैं. उनके पास इतनी पावर होती है. इसी वजह से देयरफॉर दे are known as the ionizing radiation. इसी वजह से उनको हम ionizing radiations बोलते हैं, क्योंकि they have the power to break the molecules into ions. Therefore they are known as the ionizing radiations.
बट ये जो हमारे पास पेनिट्रेशन पावर है इन सब की अलग अलग होती है। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स दे आर स्टॉप्ड बाय अ शीट ऑफ पेपर। जितना आपने देखा होगा कि एक शीट ऑफ पेपर जो होता है उसकी थिकनेस देखिए आपने कितनी कम थिकनेस होती है पेपर की, तो उससे भी वो रुक जाता है, उसको भी वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता, राइट। सो उसकी पेनिट्रेशन पावर क्या है? इट हैज़ पुअर पेनिट्रेशन पावर। सो अल्फ़ा की क्या है? अल्फ़ा की पुअर पेनिट्रेशन पावर है। सो इट हैज़ वेरी लिटिल इम्पोर्टेंस, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है अल्फ़ा वाले की, मतलब जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। वेरएज़ अगर हम बात करें बीटा पार्टिकल्स के पेनिट्रेशन पावर की, तो दे कैन पेनिट्रेट 1 to 2 सेंटीमीटर थिक शीट, इतने को वो क्या कर सकते हैं? पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो उनकी जो पेनिट्रेशन पावर है ना कम है ना ज़्यादा है, ठीक ठीक सी है। और जो बीटा वाली होते हैं, बीटा पार्टिकल्स को हम यूज़ करते हैं इन द सरफेस ट्रीटमेंट हम उनको यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम बात करें हमारी नेक्स्ट वाले की, विच इज़ आर गामा, तो गामा जो होती है, गामा की सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है अराउंड 30 to 120 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ पेपर को भी ये क्रॉस कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। तो इसकी सबसे ज़्यादा क्या होती है? पेनिट्रेशन पावर होती है। इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन मोस्ट ऑफ पैकेज्ड फूड ट्रीटमेंट। ओके, आई होप दैट नाउ यू गॉट द पॉइंट कि पेनिट्रेशन पावर क्या होती है। तो अल्फ़ा वाले की क्या होती है? सबसे कम पेनिट्रेशन पावर होती है। सो इट इज़ शॉर्ट रेंज, ओके, एंड इसको हम लाइक इट हैज़ वेरी लिटिल इम्पोर्टेंस इन प्रिजर्वेशन। वहीं अगर हम बात करें बीटा पार्टिकल्स की, सो दे कॉजेज़ द स्किन बर्न। ये क्या कॉज कर सकते हैं? स्किन बर्न कॉज कर सकते हैं। And they decreases the food-borne pathogens, they delay the ripening, they inhibit sprouting cheaper than freezing. Freezing से cheaper टेक्निक है, freezing या refrigeration से cheaper टेक्निक है। So बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? बीटा पार्टिकल्स चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस से एमिट होते हैं ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डिके। जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तो उस दौरान बीटा पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं। अगर लार्ज अमाउंट में बीटा रेडिएशंस है तो उससे स्किन बर्न हो सकता है। लार्ज अमाउंट ऑफ बीटा रेडिएशन मे कॉज द स्किन बर्न्स। नाउ ये क्या करते हैं? फूड में जो पैथोजेंस हैं जैसे कि इकोलाई, कैम्फाइलोबैक्टर, सैल्मोनेला एट्सेट्रा, उनको क्या करते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की राइपनिंग को डिले कर सकते हैं, मतलब जो पकने का टाइम होता है ना, मतलब जैसे टोमेटो है, टोमेटो पहले क्या होता है? पहले वो ग्रीन होता है, ग्रीन से फिर वो रेड हो जाता है, दैट इज़ द राइपनिंग। तो उस प्रोसेस को ये क्या कर देते हैं? डिले कर देते हैं, जिससे कि वो सड़ता नहीं है फ्रूट जो है, क्योंकि जो बिल्कुल पका हुआ फ्रूट या वेजिटेबल होगा वो जल्दी सड़ जाता है। तो अगर हम उसकी एजिंग को कम कर दें, उसकी राइपनिंग को डिले कर दें, तो उसको प्रिजर्व किया जा सकता है लंबे टाइम तक। इट इनहिबिट स्प्राउटिंग किस में? स्प्राउटिंग इन अनियंस में और पोटैटोज़ में। अनियंस में, पोटैटोज़ में क्या करता है? स्प्राउटिंग को इनहिबिट करता है। नाउ जो नेक्स्ट है अपने पास, दैट इज़ द गामा रेडिएशन। एक्सीलेंट पेनिट्रेशन, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि इसकी एक्सीलेंट पेनिट्रेशन होती है, सबसे बढ़िया इसका पेनिट्रेशन होता है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द कैंसर ऑल्सो, इसको कैंसर ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, एंड टू स्टेरिलाइज द मेडिकल प्रोडक्ट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स, जो लाइक हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उनको साफ़ करने में कि इसका यूज़ किया जाता है।
The next one is the X-rays. X-rays produced by reflecting high energy stream of electrons of a target substance into food. So they are used in medicine industry to produce images of internal structures. So अब रेडिएशन से प्रिजर्वेशन करने के डिसएडवांटेज क्या है, दैट इट इज़ नॉट इफ़ेक्टिव फॉर वायरसेस एंड प्रायॉन्स के लिए वो इफ़ेक्टिव नहीं होती है. इट डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, दिस इज़ द एडवांटेज. एंड another disadvantage is that it can't eliminate the toxins already formed by the microorganism. So next technique जिससे कि आप प्रिजर्वेशन कर सकते हो वो है असेप्सिस. असेप्सिस का मतलब होता है डिले और प्रिवेंट द माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ फूड वाइल कीपिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवे. तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूर रख रहे हो खाने से ताकि वो जो फूड है वो डिस्ट्रॉय ना हो और वो ख़राब ना हो. सो दैट इज़ असेप्सिस. असेप्सिस मीन्स being free of the microorganism or keeping out the microorganism as a preservative methods. So usually हम क्या करते हैं कि इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, पैकेजिंग ऑफ द फूड, डेयरी इंडस्ट्री, कैनिंग और मीट पैकिंग में इसको यूज़ किया जाता है. जैसे कि हम क्या करते हैं, हैंडलिंग में अगर कोई कंटामिनेशन ना आए ड्यूरिंग हैंडलिंग तो हम फूड को रैप कर देते हैं. फूड को क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं या उसको कवर कर देते हैं ताकि उसमें कोई कंटामिनेशन ना जाए. और डेयरी में क्या होता है, डेयरी में हम कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ मिल्क. एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क को आप चेक कर सकते हो लाइक एट अ रेगुलर इंटरवल्स. उससे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. फिर आप मीट पैकेजिंग में भी यूज़ कर सकते हो. सो मीट पैकेजिंग में हैंडलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सैनिटरी मेथड यूज़ करो. एंड कहीं पे भी लाइक जहाँ पे आपको लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आने का चांसेस हो सकता है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज़ करो of the slaughter house. and क्वालिटी ऑफ मीट को चेक करिए, मीट प्रोडक्ट्स को चेक करिए क्वालिटी एट रेगुलर इंटरवल्स टू नो द amount of the microbes present in that food. Okay, so the next method is the anaerobic conditions. anaerobic conditions से भी आप क्या कर सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट कर सकते हो उनकी ग्रोथ को. सो अब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको एनारोबिक कंडीशंस चाहिए होती हैं फॉर देयर ग्रोथ, राइट. मतलब कि वो ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी तो दे विल नॉट सर्वाइव, दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स. वो सर्वाइव ही नहीं करेंगे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो अगर हम ऑक्सीजन अवेलेबल करा दें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, मर जाएंगे. सो anaerobic conditions is to decrease the growth of the aerobic microorganism like Pseudomonas bacillus, remove oxygen, add CO2, nitrogen, any insert gas. So जो aerobic microorganisms होते हैं उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे सीडोमोनास है, बैसिलस है. इन लोगों को तो ऑक्सीजन चाहिए ही, इन लोगों को लाइक इन माइक्रोब्स को ऑक्सीजन चाहिए ही. सो अगर हम ऑक्सीजन को यहाँ से एलिमिनेट कर दें और एनारोबिक कंडीशंस को मेंटेन करें तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, वो मर जाएंगे. सो ऑक्सीजन को आप रिप्लेस कर दो CO2 नाइट्रोजन से या किसी भी इनर्ट गैस से तो उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम हो जाएगी. सो इन दिस वे बाय मेंटेनिंग द एनारोबिक कंडीशंस हम क्या कर सकते हैं, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज़ द प्रिजर्वेशन बाय द यूजेज ऑफ द हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर का यूज़ करके आप प्रिजर्व कर रहे हो फूड को. सो हीट क्या करती है, अगर आप किसी भी चीज़ को हीट करोगे, हम क्या करते हैं लाइक नॉर्मली घर में वाटर को बॉईल करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं.
बॉयल किस लिए किया जाता है? ताकि उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स हो, जो भी जर्म्स हो, वो किल हो जाए एंड वो फिट हो जाए फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, इफ़ वी हीट समथिंग, तो हीट से क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो हीट क्या करती है? हीट करने से जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, उनके अंदर फिज़िकल केमिकल उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं। सो हीट को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास मेथड है पास्चराइजेशन, ब्लैंचिंग एंड कैनिंग। सो सबसे पहला मेथड देखते हैं, दैट इज़ द पास्चराइजेशन, दैट इज़ बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। हम क्या करते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ फूड, यूजुअली अ लिक्विड, टू और बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बॉइलिंग पॉइंट या उससे कम पे हम क्या करते हैं? उसको हीट करते हैं फॉर अ डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। आप क्या कर सकते हो? 62 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हम 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, या फिर 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स, 15 मिनट्स। सो यहाँ पे आप प्रोसेस देखिए कि किस तरीके से डेयरी में मिल्क को पास्चराइज किया जाता है। तो द स्टेप 1 इज़ वंस द फार्मर मिल्क the cow, the milk is kept at a chilled temperature of 39 degree Fahrenheit. Then step 2 क्या होगा? The milk then heads to a milk plant, जहाँ पे कि उसको हीट किया जाता है 161 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 72 डिग्री सेल्सियस। फिर स्टेप 3 क्या होता है कि आफ्टर 15 सेकेंड्स उसको क्विकली कूल बैक किया जाता है टू द ओरिजिनल टेम्परेचर। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, कूल करेंगे और फिर दोबारा से हीट कर रहे हैं। सो हीट करोगे, कूल करोगे, फिर रिपीट करोगे प्रोसेस को। मिल्क को हीट किया जाता है 700 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड और फिर कूल किया जाता है, एकदम से रैपिड कूलिंग की जाती है। सो इस ट्रीटमेंट से, लाइक पास्चराइजेशन से, क्या होता है? दैट इट किल्स ऑल द स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है उसको पैक कर दिया जाता है एंड उसको बेचने के लिए भेज दिया जाता है। सो आप पास्चराइजेशन कर सकते हो फ्रूट जूसेस का, बियर, मिल्क, आइसक्रीम, इन सारी चीज़ों का हम पास्चराइजेशन कर सकते हैं। सो प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग कैन डिस्ट्रॉय द क्वालिटी ऑफ फूड, ये इसका डिसएडवांटेज है। डोंट किल ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंस्टेड वो रिड्यूस करता है नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। द सेकेंड टेक्निक इज़ ब्लैंचिंग। ब्लैंचिंग का मतलब क्या होता है? ये देखो, पास्चराइजेशन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा था, ब्लैंचिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं? जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उसको हीट किया जाता है बाय डिपिंग इट इन द बॉइलिंग वाटर 2 to 3 मिनट्स के लिए। हम उसको बॉइलिंग वाटर में रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो श्रिंक हो जाएगा एंड इससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो लाइक दिस यू कैन सी कि यहाँ पे टोमेटोज़ को क्या किया जा रहा है? उनकी ब्लैंचिंग की जा रही है, यानी कि उनको हम क्या कर रहे हैं? बॉइलिंग वाटर में डिप कर रहे हैं फॉर 2 to 3 मिनट्स एट 180 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, जिससे क्या होता है? उनका जो श्रिंक हो रहा है, आप देख रहे हो उनकी जो ऊपर का कवर है वो सिकुड़ सा रहा है, एंड जिससे क्या हो सकता है? अब इनके अंदर जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ होगी वो प्रिवेंट हो जाएगी। सो ब्लैंचिंग से क्या होता है कि इट ऑल्सो हेल्प टू होल्ड द नेचुरल कलर ऑफ द वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द कैनिंग। कैनिंग का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं? हीट अप्लाई कर रहे हैं एंड उसको जार्स के अंदर, ऐसे जार्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उनके अंदर क्या करते हैं? हम उसको स्टोर कर देते हैं, उसकी कैनिंग कर देते हैं। सो हीट इज़ अप्लाइड टू फूड that is sealed in the jar in order to destroy any kind of microorganism that can cause the food spoilage. So हम उनकी क्या कर देते हैं? कैनिंग कर देते हैं। हेयर टाइट
एयर टाइट सीलिंग होती है ताकि उसके अंदर कोई भी जो माइक्रोब्स है वो एंटर ना कर पाए. नाउ द प्रिजर्वेशन बाय द लो टेम्परेचर. सो लो टेम्परेचर यानी कि अभी हमने हाई टेम्परेचर से प्रिजर्वेशन पढ़े, उसके मेथड्स पढ़े. ये नॉन थर्मल प्रोसेस है. नॉन थर्मल यानी कि हम यहाँ पे हीटिंग वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर का यूज़ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे लो टेम्परेचर का यूज़ कर रहे हैं. तो लो टेम्परेचर से क्या होता है कि फूड का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाता है, सेफ्टी लेवल इन्हांस होते हैं, एंड इट ऑल्सो prolongs the shelf life of the many foods. Low temperature reduces growth rate of the microorganism and slows many physical and chemical reactions that occurs in the food. So preserve food by lowering the microbial activity. मतलब उनकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसको डिक्रीज़ करके, माइक्रोबियल एक्टिविटी को डिक्रीज़ करके ये फूड का प्रिजर्वेशन करता है. हावेवर इसका एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि लाइक साइक्रोफाइल्स होते हैं जो कि इवन 7 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर सकते हैं. तो वो यहाँ पे प्रिजर्व मतलब वो हम किल नहीं कर सकते साइक्रोफाइल्स को बाय द लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन. बाकी जितने माइक्रोब्स हैं उनको हम यहाँ पे किल कर सकते हैं. सो यहाँ पे मेथड्स हैं. सबसे पहला है रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग एंड फ्रीज ड्राइंग. तो सबसे पहले हम देखते हैं रेफ्रिजरेशन जो भाई अपना रेफ्रिजरेटर हम घरों में यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेटर में, जिससे जो फूड है वो स्पॉइल नहीं होगा, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन है उसको स्लो कर देता है, रेट ऑफ ग्रोथ को स्लो कर देता है. तो एट 5 डिग्री सेल्सियस फूड जो है वो अनस्पॉइल्ड रहेगा. तो आपके जो फ्रिज होता है उसमें क्या होता है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, लेकिन जो आपका फ्रीज़र होता है उसमें -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है. ठीक है, उसमें क्या होता है -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है. नो सो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पेरिशेबल फूड्स होते हैं, पेरिशेबल फूड्स होते हैं, उनको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं. एंड एक्सेप्शन है कुछ इसमें ना, लाइक रेफ्रिजरेशन में, जैसे कि बनाना है. कभी आपने देखा होगा कि जो बनाना है उसको अगर आप फ्रिज में रखते हो तो वो काला हो जाता है. क्या हो जाता है, काला हो जाता है. एंड ऑल्सो ब्रेड को अगर आप फ्रिज में रखोगे ना तो हार्ड सा हो जाता है, मतलब उसमें वो जो सॉफ्टनेस है वो नहीं रहती है. तो इसलिए बोलते हैं कि बनाना को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है. नेक्स्ट इज़ फ्रीजिंग. चलिए फ्रीजिंग को डिस्कस करते हैं. फ्रीजिंग, preserving food through maintenance of extreme cold temperature, that is -4 degree Celsius to -40 degree Celsius, that is known as the freezing. So effective है, as most of जो water है food का वो change हो जाता है from liquid to solid state. तो जो भी like water है फूड के अंदर, मान लो कोई टमेटो है, टमेटो के अंदर जितना पानी है वो किस में चेंज हो गया, अगर सॉलिड में चेंज हो गया. या कोई भी फूड है उसमें जितना भी लिक्विड पोर्शन था, जितना भी वाटर था, वो किस में चेंज हो गया, सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया. तो अब वाटर जो है, वाटर अगर सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया तो इट बिकम्स अनअवेलेबल टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो नहीं मिलेगा भाई पानी, जब पानी फ्रीज़ हो चुका है. जिससे क्या होता है, दिस चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर, इट विल रिटार्ड द एंजाइमेटिक एक्शन एंड इट विल स्टॉप द माइक्रोबियल ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड जो हमारा फूड है वो प्रिजर्व रहेगा. ओके, सो फूड्स कैन बी फ्रोज़न इन लेस टाइम देन दे आर ड्राइड और कैंड. तो फ्रीजिंग करना आसान है एज़ कम्पेयर टू ड्राइंग एंड कैनिंग, राइट. और जो फ्रीजिंग करने से क्या होता है, अगर आप 12 महीने तक भी फ्रीज़ करके रखोगे तो फूड के साइज़ में, टेक्सचर, कलर, फ्लेवर में चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, या मिनिमम देखने को
मिलेंगे। सो यहाँ पे फ्रीजिंग में भी हमारे पास 3 टाइप की फ्रीजिंग है। सबसे पहले है स्लो फ्रीजिंग। स्लो फ्रीजिंग को हम शार्प फ्रीजिंग भी बोलते हैं, इसको हम शार्प फ्रीजिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे हम फूड को फूड इज़ फ्रोज़न अंडर द टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस to -29 डिग्री सेल्सियस for 3 to 72 hours. So it forms large ice crystals which puncture the cell wall, and the cellular fluid is released and also result in the shrunken appearance of the food. So for example, the home freezers, जो हम घरों में freezers रहते हैं, वो इसका example हो गया। Next is the rapid freezing. Rapid freezing जिसको हम quick freezing भी बोलते हैं। Here the food is frozen for a very short period of time, for like 30 minutes at -32 to -40 degree Celsius. So it freezes the food so rapidly that fine crystals are formed. It suppresses the metabolism of the microorganism. The shelf life of the frozen food depend करता है storage condition पे। अगर food continuously expose हुआ है warmer temperature पे, such as opening and closing of the freezer doors, तो उसको हीट शॉक लग सकता है। एक बारी मैं ना आइसक्रीम शॉप पे गई थी, इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। मैं एक आइसक्रीम शॉप पे गई थी, वहाँ पे मैंने भैया को बोला कि मुझे ना कॉर्नेटो की कोन दे दो। फिर उन्होंने फ्रीज़र खोला, उन्होंने दे दी। फिर मैंने कहा कि अब मुझे एक चोकोबार भी दे दो, अब मुझे एक चोकोबार भी चाहिए। उन्होंने दोबारा फ्रीज़र खोला, दोबारा दी। फिर मैंने कहा मुझे ना वनीला वाली ब्रिक भी दे दो। फिर उन्होंने दोबारा फ्रीज़र खोला, दोबारा मुझे दी। फिर वो ना इरिटेट हो गए। फिर मैंने कहा बस यही चाहिए। उन्होंने बोला और कुछ चाहिए? मैंने कहा नहीं, बस यही चाहिए। फिर उन्होंने बोला ऐसे नहीं करते बच्चे। जब मैं अराउंड 7th क्लास में होंगी तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बार बार ही फ्रीज़र को खोल रहे हैं आपको आइसक्रीम देने के लिए, आपको एक साथ बताना चाहिए था कि मुझे 1 2 3 ये वाली चाहिए। आगे से जब आप आओगे तो मुझे ऐसा एक साथ बताना, क्योंकि जब बार बार खोलते हैं ना तो हीट शॉक लगता है। उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया, बट आज मुझे समझ आ गया कि अगर हम बार बार ही फ्रीज़र को खोलते हैं तो हीट शॉक्स लगते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो शेल्फ़ लाइफ है फ्रोज़न फूड की वो कम हो सकती है, क्योंकि जो फूड है दैट इज़ कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज्ड टू द वार्मर टेम्परेचर ड्यू टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फ्रीज़र डोर। सो या, तो हीट शॉक कब लगता है? व्हेन आइस मेल्ट्स एंड रीफॉर्म्स इनटू लार्जर आइस क्रिस्टल्स। ठीक है, जब आइस मेल्ट हो जाती है और लार्जर आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाती है। आइसक्रीम्स बेस्ट एग्जाम्पल है। नाउ सो एडवांटेज क्या है? दैट इन लेस टाइम लार्ज फूड कैन बी फ्रोजन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नाउ द नेक्स्ट इज़ डिहाइड्रो फ्रीजिंग। डिहाइड्रो फ्रीजिंग जो है ओवरसी शिपमेंट में यूज़ की जाती है। ओवरसीज़ शिपमेंट जो होती है, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिप्स के थ्रू जो हम सामान पहुंचाते हैं, फ्रोज़न पैकेज्ड फूड होता है, तो वहाँ पे डिहाइड्रो फ्रीजिंग होती है। डिहाइड्रो फ्रीजिंग का मतलब है कि हम वहाँ पे ना जो फूड का पैकिंग होता है वो हमारे पास नाइट्रोजन फ्रीजिंग होती है, जो हमारे कार्टून फूड्स होते हैं इन स्पेशल एल्यूमिनियम केसेस। तो एल्यूमिनियम का केस होता है, उसमें नाइट्रोजन फ्रीजिंग की जाती है फूड की। ठीक है, तो ये यूज़ किया जाता है फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। और इससे क्या होता है, मतलब फ़ायदा ये है, डिहाइड्रो फ्रीजिंग नाम से ही पता चल रहा है। डिहाइड्रो मतलब आपने पानी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। डिहाइड्रो मतलब पानी जो है सारा रिमूव कर दिया। सो इससे क्या होता है कि जो फूड जो है उसको आप ड्राई कर देते हो 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल वेट एंड वॉल्यूम। उसका जो वेट और वॉल्यूम है
वो 50% रिड्यूस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल वेट एंड वॉल्यूम, एंड देन फ्रीजिंग इट टू प्रिजर्व। ओके, सो जो क्वालिटी है डिहाइड्रो फ्रोज़न फ्रूट्स की वो बराबर होती है फ्रूट्स फ्रोज़न विदाउट ड्राइंग। ठीक है, सो कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है क्योंकि वेट और वॉल्यूम हमने कम कर दिया है, तो पैकेजिंग और शिपिंग की जो कॉस्ट है वो थोड़ा सेव हो जाती है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज़ द फ्रीज ड्राइंग टेक्निक, जिसको आप लायोफाइलाइजेशन भी बोलते हो। सो फ्रीज ड्राइंग जो हमारे पास टेक्निक है वो लो टेम्परेचर डिहाइड्रेशन टेक्निक है। फूड इज़ डीप फ्रोज़न after which the water is drawn off by a vacuum pump in a machine. Dry product is then sealed in the foil, और मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं कि उसको डीप फ्रोज़न करते हैं, जितना भी लाइक पानी वगैरह है उसमें से सब निकाल के फिर उसको ड्राई करते हैं। पहले फ्रीजिंग करेंगे फिर ड्राइंग करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास 3 फेजेस हैं। फ्रीजिंग सबसे पहले है फ्रीजिंग स्टेज। फ्रीजिंग में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम फास्ट फ्रीजिंग करते हैं। फास्ट फ्रीजिंग करा एंड फिर हम क्या करते हैं प्राइमरी ड्राइंग और द सब्लिमेशन। सो इट इज़ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फ्रॉस्टेड फूड। जो भी आपने फ्रीज़ करा है उसमें से जो भी थोड़ा बहुत पानी बच गया होगा उसको हम रिमूव करते हैं। प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड एंड हीट इज़ एडेड टू द सब्सटेंस for water to sublimate, and the vacuum speeds up the sublimation. The next is the secondary drying phase, which is also known as the adsorption. So by raising the temperature greater in the initial drying phase, bonds जो है वो अब टूट चुके हैं and जो water molecule है freeze dried substance maintain a porous structure. अब उसके अंदर क्या बन चुका है, पोरस स्ट्रक्चर आ चुका है। आफ्टर फ्रीज ड्राइंग इज़ कंप्लीट, वैक्यूम को आप हटा सकते हो। ठीक है, सो एक बार हम फ्रीज ड्राइंग को फिर से देख लेते हैं। फ्रेश फ्रूट्स आर फ्रोजन एंड देन प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर। द सेकेंड स्टेप इज़ about 90% of fruit moisture is drawn off by evaporating the ice at temperature as low as -50 degrees Celsius. The third step would be when the water is replaced, the food regains its original fresh flavor, aroma, texture and appearance. Fourth step is the freeze-dried food is sealed in the moisture and oxygen-proof packaging to ensure the freshness until it is opened. So the step 1 was freezing at -30 degrees Celsius. Step 2, under low pressure, even if the ice is heated, ice evaporate as it is. The third step, when the water is added to a dry product, it is restored to its original condition. So freeze drying के क्या क्या बेनिफिट है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है कि जो आपका फूड है उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है। वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एंड क्योंकि उसका वेट और वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है तो आपको जो शिपमेंट कॉस्ट है वो कम पड़ेगी। प्रोलॉन्ग द शेल्फ लाइफ, इट सेव्स द एक्चुअल कलर, फ्लेवर, अरोमा, शेप of that food. Freeze dried foods don't need to be refrigerated or preserved with the chemicals and can be reconstituted quickly by adding the water. जैसे आप पानी डालोगे वापस से वो ओरिजिनल जैसे हो जाएंगे। So example is coffee preservation. कॉफ़ी जो होती है उसकी जो पैकिंग होती है that is freeze drying, बिल्कुल ड्राई होती है। So it is a low temperature. सो फ्रीज ड्राइंग जो है वो एक लो टेम्परेचर ड्राइंग डिहाइड्रेशन है इन्वॉल्विंग। सो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि फ्रीज ड्राइंग क्या है। फ्रीज ड्राइंग इज़ अ लो टेम्परेचर, इट इज़ अ लो टेम्परेचर डिहाइड्रेशन इन्वॉल्विंग फ्रीजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। हमने क्या किया, पहले फ्रीज़ करा प्रोडक्ट को,
फिर हमने क्या किया, लोअरिंग द प्रेशर एंड देन रिमूविंग द आइस बाय sublimation. एक हमारे पास ड्राइंग मेथड जो है, सो ड्राइंग प्रिजर्व सेवरल सीजनल फ्रूट्स फॉर यूज़ ड्यूरिंग द ऑफ सीजन. सो ड्राइंग जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का. सो ड्राइंग से क्या होता है कि जो वाटर एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, जिससे कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो प्रिवेंट हो जाती है. सो दिस कैन बी यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग सेवरल सीजनल फ्रूट्स फॉर यूज़ ड्यूरिंग द ऑफ सीजन. तो आप मार्केट में जाते हैं, जब आप देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि अगर मैंगो है वो तो गर्मियों में आता है, लेकिन सर्दियों में भी मैंगो जो होता है वो स्टोर्स में रहता है. सो आपको मिल जाता है वो सीजनल फ्रूट जो है, ऑफ सीज़न में भी मिल जाएगा. अगर मैंगो का सीज़न नहीं है फिर भी आपको मिल जाएगा, चाहे आपको 100 रुपये का एक पीस मिले, लेकिन आपको मिल जाएगा. दैट इज़ ड्यू टू द ड्राइंग मेथड से वो प्रिजर्व करके रखते हैं. सो ड्राइंग मेथड आपके काफ़ी सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे थर्मल ड्राइंग में क्या करते हैं, हीट इज़ यूज टू रिमूव द वाटर फ्रॉम द फूड. एयर ड्राई में क्या करते हैं, एयर का यूज़ करेंगे. सन का यूज़ करेंगे. ठीक है, जो हमारे रेजन्स या पीचेस, पियर, एप्रिकॉट्स वगैरह होते हैं उनको सन ड्राई करते हैं. सो ऐसे और तरीके के भी हमारे पास ड्रायर्स होते हैं. इसका भी वही है कि एडवांटेजेस क्या है, लॉन्ग शेल्फ लाइफ मीन्स नो मॉइस्चर, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी अनेबल टू ग्रो. सो अल्टीमेटली उनकी जो फूड है उसका क्या हो जाएगा, लॉन्ग शेल्फ लाइफ. रिड्यूस्ड वेट, इट इज़ कन्वीनियंट मेथड. रिमूवल ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन हाईली कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. एंड यहाँ पर आपको कोई रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ रेफ्रिजरेशन फॉर ड्राइड प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से एनर्जी सेव होती है, स्टोरेज कॉस्ट सेव होती है. नेक्स्ट इज़ प्रिजर्वेशन बाय द फूड एडिटिव्स आर नॉन न्यूट्रिटिव substances which are added intentionally to the food, generally in very small quantities, to improve its appearance, to improve the flavor, to improve the texture or the storage properties of the food. So food additives हमारे पास सबसे पहले है एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इन प्रोसेस्ड फूड, जैसे कि पोटैटोज चिप्स होते हैं, आपके लेज़ का पैकेट आता है, लेज़ के पैकेट में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स डले होते हैं. ऑल्सो बिस्किट्स के अंदर भी ये डले होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल टोकोफेरॉल्स, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनाजोल एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज़ द चिलेटिंग एजेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल EDTA. सो चिलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, जो भी आपके फूड के अंदर प्रेजेंट होंगे, एंड उनको रिमूव कर देते हैं. नेक्स्ट वी हैव द सरफेस एक्टिंग एजेंट्स, इंक्लूड्स द इमल्सिफायर्स यूज्ड टू स्टेबलाइज द ऑयल इन वाटर एंड वाटर एंड ऑयल मिक्सचर. एग्जाम्पल इज लेसिथिन. नेक्स्ट इज द ब्लीचिंग और द स्टार्च मॉडिफायर्स. सो अगर आपको क्या करना है, ब्लीचिंग क्या करता है, कलर को रिमूव करने में हेल्प करता है. स्टार्च मॉडिफायर्स ऑक्सीडाइज करेंगे स्टार्च को टू हायर डिग्री ऑफ वाटर सॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट इज़ द फ्लेवरिंग एजेंट्स फ्लेवर्स एनहांसर्स जो होते हैं हम ऐड करते हैं, स्पाइसेस हो गए या हमारे एसेंशियल ऑयल्स वगैरह हो गए, तो ये फ्लेवर ऐड करते हैं हमारे फूड में. बिना स्पाइसेस के, बिना मसाले के क्या ही फूड अच्छा लगता है. तो प्लांट डेरिवेटिव्स हो गए, ये सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं. जैसे कि हमारे पास है बेंजोएल्डिहाइड, जो कि चेरी के अंदर डलता है. इथाइल ब्यूटारेट जो है वो पाइनएप्पल के अंदर डलता है. ऐसे ही तो फ्लेवर एनहांसर्स क्या करते हैं,
फ्लेवर को इम्प्रूव करते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द डाइटरी स्वीटनेस. स्वीटनेस हम ऐड करते हैं जैसे कि सैकरिन हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल सैकरिन. ओके, सो इसको हम ऐड करते हैं. सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर ऐड करा जाता है स्वीटनेस. देन द न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो फ्रूट जूसेस होते हैं उसमें लिखा रहता है विद विटामिन सी, विद विटामिन ए, ऐसा करके. विटामिन डी जो है वो मिल्क के अंदर ऐड किया जाता है. ऐसे ही आपका जो आयोडीन है वो सॉल्ट के अंदर ऐड किया जाता है. दालों के अंदर आयरन ऐड किया जाता है. और फ्रूट जूसेस के अंदर विटामिन सी ऐड किया जाता है. ऐसे जो ऐड किए जाते हैं तो उसको न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स बोल देते हैं. फिर है आपके पास एंजाइम्स. सो एंजाइम्स जैसे कि रेनिन जो है वो कर्ड और चीज़ के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है. और पैक्टिनेज जो है वो बेवरेज क्लैरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है. द नेक्स्ट इज़ द फूड कलर्स. फूड कलर्स में आपको क्या ही बताऊँ, अपीयरेंस इम्प्रूव करने के लिए फूड कलर्स डाले जाते हैं. देन थिकनेस क्या करते हैं, लाइक कोई पतली चीज़ है उसको थिक करने के लिए हम थिकनेस का यूज़ करते हैं. जेलीज़ में यूज़ किया जाता है और पाई में, केक टॉपिंग्स में यूज़ किया जाता है थिकनेस को. एग्जाम्पल इस कार्बोक्सिल मिथाइल सेल्यूलोस. देन आपके पास फ्रीजिंग एजेंट्स, फ्रीज़ करने के लिए, लाइक लिक्विड नाइट्रोजन, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, जो कि एक्सट्रीमली वॉलेटाइल हैं, फटाफट से इवापोरेट हो जाते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर में. उसको यूज़ किया जाता है टू चिल द फूड्स. देन आपका क्लैरिफाइंग एजेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल जेलेटिन हो गया या आपका सिंथेटिक रेजन्स हो गए. सो इनको यूज़ किया जाता है इन द प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्रूट जूसेस, बियर्स, वाइन्स में. और क्या रह गया आपका पैकिंग गैसेस जैसे आपकी इनर्ट नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, इनर्ट गैसेस हो गई. उनको यूज़ किया जाता है फूड के प्रिजर्वेशन में. पैकेट्स के अंदर जो इंस्टेंट फूड्स होते हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव चेंजेस. सो ये क्या हो गया आपके प्रिजर्वेशन बाय द फूड एडिटिव्स. रेडिएशन हमने कर लिया था. ओके, लास्ट रहता है प्रिजर्वेशन बाय केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. सो प्रिजर्वेटिव क्या है, अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा. प्रिजर्वेटिव का मतलब है एक सब्सटेंस which is capable of inhibiting or arresting the process of decomposition of the food. So these are added in very small quantity. बहुत छोटे अमाउंट में इसको डाला जाता है. अराउंड लाइक 0.02% इनको ऐड किया जाता है, बहुत कम क्वांटिटी में. एंड डोंट ऑल्टर द physiochemical properties of the food. Okay, they interfere with the cell membrane of the microorganism, their enzyme activity, their genetic mechanism. So the first one is the weak organic acids. Weak organic acids जैसे कि लैक्टिक एसिड को हम यूज़ करते हैं हमारे जो वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो पीएच को इन्फ्लुएंस करते हैं. किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? पीएच को इन्फ्लुएंस करते हैं. देयरफॉर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड जो होता है वो हम पिकल्स के अंदर, प्रिजर्वेशन के अंदर यूज़ करते हैं. ये क्या करता है? एसिड मतलब कि वो पीएच को कम कर देगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. देन वी हैव द एसिटिक एसिड जो है वो आप विनेगर की प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हो. एंड यहाँ पे इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द मोल्ड. नेक्स्ट इज़ बेंजोइक एसिड जो है वो यीस्ट को ग्रो नहीं करने देता. एंड इसको हम जैम, जेली, फ्रूट जूसेस में यूज़ करते हैं.
प्रोपायोनिक एसिड को हम बेकरी में यूज़ करते हैं एंड ये मोल्ड को इनहिबिट करता है, उसकी ग्रोथ को। एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है। नेक्स्ट इज़ द मैलिक एसिड। मैलिक एसिड को हम जैम्स जेलीज़ में यूज़ करते हैं। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो है वो हम यूज़ करते हैं उसकी फ्लेवर प्रॉपर्टीज़ की वजह से। नींबू के अंदर भी सिट्रिक एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द नाइट्रेट्स और द नाइट्राइट्स। सो नेक्स्ट जो हमारे पास केमिकल्स हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, ये क्या करते हैं, मीट के प्रिजर्वेशन में हम इनको यूज़ करते हैं, मीट के प्रिजर्वेशन में इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द H2O2 विच इज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड के पास बैक्टीरियोसिडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया के DNA को डैमेज कर देता है एंड इसको हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिवेंटिंग द बैक्टीरिया एंड फंगी, प्रिजर्वेशन फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और आपका रीज़न एट्सेट्रा। देन वी हैव द क्लोरीन। क्लोरीन तो आपने सुना ही होगा। क्लोरीन जो होता है उसको हम वाटर के डिसइंफेक्शन, ड्रिंकिंग वाटर के डिसइंफेक्शन में यूज़ करते हैं। ऑल्सो इसको हम सैनिटाइजेशन में यूज़ करते हैं ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स। देन वी हैव द फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड को हम सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। देन गैशियस SO2 एंड सल्फाइड्स। गैशियस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड्स को, ये भी क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल होते हैं, एंटी टॉक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस को प्रिवेंट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंड यीस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये काम करते हैं। आप इसको वाइन के प्रिजर्वेशन में यूज़ कर सकते हो। सो जो हमारे पास गैशियस SO2 और सल्फाइड्स होते हैं, इनका जो मैक्सिमम एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है दैट इज़ एट द pH विच इज़ बिलो 4। बट अभी जो FDA है उसने इसको बैन कर रखा है क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे एलर्जी, अस्थमा, जॉइंट पेन, वॉमिटिंग, नोज़िया, हेडेक वगैरह। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स, ओके, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है बेनिफिशियल होते हैं इन प्रिवेंटिंग रैंसिडिटी इन द फैट रिच फूड्स। ये हमने फूड एडिटिव्स में भी लिखा था, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। तो जो फैट रिच फूड होते हैं उनमें रैंसिडिटी ना आए, इसलिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं। तो फैट्स व्हेन एक्सपोज टू द लाइट, हीट और मॉइस्चर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू द परऑक्साइड्स। मतलब जो फैट्स हैं वो परऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं when they are exposed to the light, heat और moisture। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का। देन आप ऑयल, स्पाइसेस, ये हमने फूड एडिटिव्स में भी लिखा था। एंटीबायोटिक्स का आप यूज़ कर सकते हो जो कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करेंगे। बाकी आप इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, लाइक हम लिख सकते हैं इथाइलिन का यूज़ कर सकते हैं। एंड आप अल्कोहल, इथेनॉल का यूज़ कर सकते हो। और फॉर्मेल्डिहाइड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, प्रोटीन का कोएगुलेशन करा देता है। और अल्कोहल में जो इथेनॉल है वो एज अ जो सेल का प्रोटीन होता है, माइक्रोबियल सेल के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसको डीनेचर कर देता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a good day.